नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदय जयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम आंकड़ों की समझ टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम इसकी एक क्लास कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वर्ग 3 का जितना भी सिलेबस है वो आज की क्लास के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। कल मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने दिए थे। आई होप आपसे क्वेश्चन बन गए होंगे। मैं नाम चेक नहीं कर पाया हूं, तो चलिए मैं इन क्वेश्चनों को फिर से सॉल्व करके बता देता हूं। जिनसे बन गए अच्छी बात है, जिनसे नहीं बने तो वो एक बार इन क्वेश्चनों को फिर से देख लीजिए। आज की क्लास में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा सिलेबस भी आज की क्लास के साथ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कल के क्वेश्चन क्या थे जो मैंने आपके लिए सॉल्व करने दिए थे, हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके सामने इस प्रकार से पाई चार्ट दिख रहा है। देखिए क्या है, खींचा गया निम्न पाई चार्ट किसी एक परिवार के वर्ष में 2001 में विभिन्न मदों पर व्यय तथा बचत को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इस आलेख का अध्ययन करना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उनका आंसर हमें बताना है। देखिए एक परिवार द्वारा वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च और बचत का प्रतिशत इसमें दिया है। तो देखिए इसमें टोटल प्रतिशत में है, तो कल की क्लास में मैंने आपके लिए बताया था जब भी पाई चार्ट प्रतिशत में आए तो टोटल कितना होता है 100%। तो क्या है इसमें 2001 में परिवार की क्या है खर्च और बचत का प्रतिशत दिया है। तो यहाँ पे देखिए अन्य मदों पर 20% खर्च हो रहा है, परिवहन पर 5% खर्च हो रहा है, बच्चों की शिक्षा पर 12% खर्च हो रहा है, मकान पर 15% खर्च हो रहा है, कपड़े पर 10% खर्च हो रहा है, भोजन पर 23% खर्च हो रहा है और बचत कितनी हो रही 15% की बचत हो रही है। इस प्रकार से इस ग्राफ के माध्यम से 2001 में परिवार की कुल आय को खर्च और बचत में इस प्रकार से बांट दिया। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ। अब आप डायग्राम को देखिए, इजी क्वेश्चन है और देखकर ही आंसर बन जाएगा। परिवार का सबसे अधिक व्यय किस निम्न पर हुआ, किस पर हुआ? तो सबसे अधिक देख लीजिए डायग्राम में किस पर हुआ, भोजन पर 23%। तो ये सबसे अधिक भोजन पर ही है 23%। तो क्वेश्चन में वही पूछा है, परिवार पर सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ, भोजन, मकान, बच्चों की शिक्षा, अन्य मदों पर। तो भोजन पर सबसे अधिक खर्च हुआ। भोजन पर कितना हुआ? भोजन पर 23% खर्च हुआ, सबसे अधिक खर्च हुआ है। तो सबसे अधिक ही पूछा है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे भोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सरल क्वेश्चन है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। यानी कि परिवार में एक वर्ष में जो बचत हुई है वो किस व्यय के बराबर थी। तो देखिए यहाँ पे बचत कितनी है, 15% बचत है। तो देखिए बचत किस खर्च के बराबर है, यानी कि 15% और क्या है, देखिए बचत 15% और मकान का खर्च कितना है, मकान का खर्च भी कितना है 15%। किसका? मकान का खर्च। बचत 15% किसके बराबर है, मकान के खर्च के बराबर। तो ऑप्शन देख लीजिए मकान, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि जो बचत है 15% वो मकान पर खर्च के बराबर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत में डिवाइड कर रखा है। परिवहन पर कितना खर्च हो रहा है 5%, परिवहन पर कितना हो रहा है 5%। और अन्य मदों पर कितना हो रहा है, डायग्राम में आप देख पा रहे हो अन्य मदों पर हो रहा है 20%। तो परिवहन और अन्य मदों दोनों पर टोटल कितना हो रहा है 20, 5, 25% खर्च हो रहा है। तो 25%, ऑप्शन देखिए ए वाला, यानी परिवहन और अन्य मदों दोनों पर टोटल कितना हो रहा है 25% खर्च हो रहा है, यानी ए वाला यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा। देखिए सरल क्वेश्चन है, इससे कुछ सरल क्वेश्चन बन जाते हैं। सारे ही सरल क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम देखकर ही आंसर बता पाते हैं। जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन देखे, कुछ थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होता है, कुछ ही सेकंडों में आंसर आ जाता है उनका भी। अब चलिए इसी डायग्राम से रिलेटेड और क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ। अब देखिए यहाँ पे टोटल आय दे दी, यानी परिवार की कुल आय दे दी कितनी 1 लाख रुपए। देखिए परिवार की कुल आय कितनी दे दी, यहाँ पे 1 लाख रुपए दे दी। और पूछ क्या लिया यहाँ पे, तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ। अब देखिए डायग्राम में देखिए आप, बच्चों की शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय हो रहा है,
बच्चों की शिक्षा पर 12% व्यय हो रहा है, तो हम कुल आय का क्या निकाल देंगे, 12% निकाल देंगे। तो शिक्षा पर जितना खर्च हुआ वो हो जाएगा। तो शिक्षा पर कितना 12% खर्च हो रहा है, 1 लाख टोटल आय है, 12% शिक्षा पर खर्च हो रहा है, तो इसका 12% निकाल देंगे। तो जितना भी शिक्षा पर व्यय हुआ है वो हमारा निकल आएगा। देखिए 12 और 1 2 3, यानी कि 12,000 रुपये शिक्षा पर व्यय हुए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 12,000, बी वाला। बी वाला हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिस भी हिस्से का पूछे तो उसका निकाल दीजिए उतना प्रतिशत। मान के चलिए कपड़ों का पूछा होता तो इसका 10% निकाल देते, भोजन पर पूछा होता तो इसका 23% निकाल देते। यानी कि जिस भी हिस्से का मान पूछा है कुल आय का उतना प्रतिशत निकाल देंगे, उस वाले हिस्से की राशि हमें मिल जाएगी। चलिए इसी डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसको और देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर कितना था। कुल आय 1 लाख रुपए थी, परिवहन और किस पर पूछा है, मकान पर व्यय में कितना अंतर था। देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कुल आय का पहले मकान का प्रतिशत निकाल दें, इसके बाद कुल आय का परिवहन का प्रतिशत निकाल दें और दोनों का अंतर निकाल लें, तब भी हमारे दोनों के व्यय का अंतर आ जाएगा। और भी सरल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मकान और परिवहन का प्रतिशत ही पहले माइनस कर देते हैं। देखिए मकान पर कितना खर्च हो रहा है, 15%। मकान पर 15% खर्च हो रहा है और परिवहन पर कितना हो रहा है, 5%। देखिए किस किस का बोला है, मकान पर 15% और परिवहन पर 15%। हम दोनों को पहले अंतर निकाल लें, दोनों का अंतर कितना है, 10%। अब देखिए 10% निकालने को क्या करें हम, कुल आय कितनी है यहाँ पे 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का हम क्या निकाल दें, 10%। 10% क्या है, मकान और परिवहन दोनों का अंतर है, तो इसका 10% निकाल देंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा। यानी कि दोनों पर जितना व्यय हुआ उन दोनों का अंतर में यहाँ से निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 3 और 1 4 जीरो, यानी कितना आ जाएगा, मकान और परिवहन का अंतर कितना होगा, देखिए 10,000 रुपये। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, 10,000 रुपये, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कितने इजी क्वेश्चन होते हैं और इस टाइप से एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इनको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े सा अलग है इससे। देखिए आंकड़ों को हम कई आलेखों के माध्यम से दर्शा सकते हैं, पाई चार्ट हुआ, दंड आलेख हुआ, और भी कई डायग्राम होते हैं, इसी में इसको से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अब इस टाइप की टेबल बना कर दे दी, इसमें आंकड़ों को इस प्रकार से जमा दिया और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं। एक सप्ताह के भिन्न भिन्न दिनों में इलेक्ट्रिक बल्ब की बिक्री का वर्णन निम्न तालिका में दर्शाया। यानी कि इस वाली तालिका में क्या दर्शाया है, अलग अलग दिनों में इलेक्ट्रिक बल्ब की बिक्री की हमें यहाँ पे संख्या दर्शाई है। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब की संख्या, यानी कि एक हैज बराबर कितना है, एक हैज बराबर 2 बल्ब है। इस सिंबल से 2 बल्ब को दर्शाया, यानी कि जहाँ पर भी हैज लिखा हो उसका मतलब क्या है, 2 बल्ब है। यानी कि सोमवार को देखें कितने इलेक्ट्रिक बल्बों की बिक्री हुई। देखिए बिक्री का वर्णन किया टेबल में। सोमवार को देखें तो कितने हैज हैं, 3 और 3 6 हैज हैं। तो 6 हैज हैं, 6 दूनी 12 यहाँ पे बल्बों की बिक्री हुई। इसी प्रकार मंगलवार को देखें, जितने हैज होंगे उसका डबल कर दें, उतने बल्ब की बिक्री हुई है। बुधवार को 4 हैज है तो 4 दूनी 8 बल्बों की बिक्री हुई है। इसी प्रकार गुरु शुक्र शनि रविवार को बल्बों की बिक्रियों की यहाँ पे संख्या को किससे दर्शाया, हैज के माध्यम से दर्शाया। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। देखिए इसका पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या यहाँ पे क्वेश्चन, शुक्रवार में बेचे गए इलेक्ट्रिक बल्बों की संख्या है। शुक्रवार के सामने देखिए कितने हैज हैं, काउंट करिए आप। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हैं, अच्छे से काउंट कर लीजिए, 3 4 7, यानी 7 हैज हैं। एक हैज बराबर कितना है, एक हैज बराबर 2 बल्ब को यहाँ पे दर्शाता है। एक हैज कितने बल्ब को दर्शाता है, यहाँ पे 2 बल्ब को दर्शाता है। और शुक्रवार में पूछा, शुक्रवार में बेचे गए इलेक्ट्रिक बल्बों की संख्या कितनी है। देखिए एक हैज 2 बल्बों को दर्शाता है। शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, शुक्रवार में हैज की संख्या देख लीजिए, 3 4 7 हैज है। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, यानी कि शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए,
14 बल्ब बेचे गए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए सरल क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी टेबल हो बस हम टेबल को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस दिन इलेक्ट्रिक बल्बों की संख्या समान या संख्या में बराबर है। तो देख लीजिए किन दिन पर बल्बों की संख्या समान संख्या में बिक्री हुई है, यानी कि समान संख्या में बल्ब कौन कौन से दिन पर समान संख्या में बिक्री हुई है। तो वो दिन हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए वो दिन देखने के क्या करेंगे, हम हैज देख लेंगे, हैज दोनों में बराबर मिल जाएंगे। वो दिन कैसे होंगे, उन दोनों दिन बराबर बल्बों की बिक्री हुई है। तो यहाँ पे देखिए बुधवार को 4 हैज हैं और 4 और किसी में शनिवार को भी 4 हैज है, यानी बुधवार को 4 दूनी 8 बल्ब बिके और शनिवार को भी 4 दूनी 8 बल्ब बिके, यानी कि बुधवार और शनिवार दोनों दिन क्या हुआ, बल्बों की संख्या समान संख्या में बिक्री हुई। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, बुधवार और शनिवार। तो ऑप्शन देख लीजिए, किस दिन इलेक्ट्रिक बल्बों की बिक्री समान संख्या में है, तो बुधवार व शनिवार। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे। कोई भी हमारा आलेख दिया हो, चाहे वो दंड आलेख हो, पाई चार्ट हो, या फिर इस टाइप से टेबल में कोई भी आंकड़े दिए हुए हो, तो उनको हम पहले अच्छे से समझ लेंगे। एक बार समझने के बाद हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा वर्ग 3 का सिलेबस कंप्लीट होता है। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर एमपी वर्ग 3 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ से आप इन वीडियोस को या पुरानी जो भी वीडियोस हैं उन सभी को देख सकते हैं। उनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप उन पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए मैथ्स में सेकेंड टाइम पढ़ा रहा हूँ, एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो जो पहले पढ़ाया उसकी प्लेलिस्ट आपको एमपी शिक्षक वर्ग 3 मैथ्स करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 इस टाइप से होगा, आप देख लीजिए। तो आप मैंने दोनों तरीके से मैथ्स पढ़ाया है, यानी कि पहले नोटबुक पर पढ़ाया हो, अब सेकंड टाइम वाइट बोर्ड पर पढ़ाया है। तो आप जो पहले मैथ्स पढ़ाया उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए और सेकंड टाइम जो अभी पढ़ाया उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं हर बार यही बोलता आया हूँ, अब बीच बीच में क्लास में आप दोनों जगह से पढ़ लीजिए, इससे क्या होगा आपका मैथ्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हम विदा लेंगे आपसे, और साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने मैथ्स मेरे द्वारा पूरा पढ़ा है और आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का मैथ्स है और किस तरीके का मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, और यहाँ पे देखिए कोई पेड कोर्स नहीं था, सारा फ्री था सब कुछ। बस यदि रियली आपके लिए कुछ सपोर्टिव रहा हो, यानी कि हेल्पफुल रहा हो, तो आप ज़्यादा नहीं, देखिए वो आपकी इच्छा के ऊपर है, मैं आपके लिए फोर्स नहीं करूँगा, आपकी इच्छा है, इच्छा हो तभी करिए। मैं सिर्फ चैनल के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, चैनल के सहयोग के लिए। आप यदि चैनल के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 रुपीज़, देखिए ज़्यादा नहीं 100 रुपीज़ आप चैनल के लिए डोनेट कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। यदि आपको लगता है हाँ आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा है, यानी कि मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपके लिए काफ़ी मददगार रहा है, तभी आप करिए, वरना आप बिल्कुल मत करिए। और इसके बाद भी यदि पढ़ने के बाद हेल्पफुल रहा भी है तब आपके विवेक के ऊपर है, आपको लगता है तभी करिए, नहीं लगता तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। 100 रुपीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी सेटअप है इसको इम्प्रूव करने के लिए मुझको भी थोड़ी सी कुछ हेल्प की आवश्यकता है। अभी यूट्यूब पर कुछ अर्निंग नहीं होती जिससे कि मैं इसको सेटअप को और अच्छे से कर पाऊँ। देखिए मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी जो भी मैंने पढ़ा है उससे अभी मेरे को 1 रुपये भी बेनिफिट नहीं हुआ, यानी कि 1 रुपये का ही मैंने कोई लाभ नहीं कमाया है, या मैं कमाना भी नहीं चाहता। खासकर अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ आपके लिए हमेशा ही, आगे भी जब भी कोई कोर्स प्रोवाइड कराऊँ फ्री में कराऊँ, तो देखिए कुछ ना कुछ हमें मनी की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो अभी यहाँ पे जो सेटअप है उसकी क्वालिटी आपके लिए उतनी अच्छी वीडियो में नहीं दिख पाती होगी, तो उसी के संबंध में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं तो 100 रुपीज़ डोनेट कर सकते हैं। अकाउंट संबंधित जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप गूगल पे, फ़ोन पे, जैसे भी आप नेट बैंकिंग जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट कोई भी कोर्स प्रोवाइड आपके लिए कराऊँ तो उसकी क्वालिटी बेटर हो, जिससे आपको देखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना जाए। इसके बाद मैं एमपी पुलिस के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यदि आपके रिलेटेड या आपके जो भी फ्रेंड्स या संबंधित कोई भी हो तो उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप कम्युनिटी टैब पर जाकर एक पोस्टर मैंने डाला हुआ है आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं हो सकता है कुछ ही दिनों बाद एमपी पुलिस के लिए मैथ्स स्टार्ट कर दूंगा। तो आई होप आपने
अच्छे से मैथ्स पढ़ा होगा। यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बिल्कुल मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपको इतने अच्छे तरीके से शायद ही फ्री में कहीं और पढ़ने को मिले। आप जो भी मैंने मैथ्स पढ़ाया है उसको आप एक बार घर पर अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चनों की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में जब आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इनको बहुत ही आराम से कर पाएँ। तो ठीक है, यदि हो सकता है मैं 1-2 दिन बाद लाइव आऊँ तो मैं आपके लिए इन्फॉर्म कर दूँगा, तो आप चाहें तो लाइव मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी ठीक है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, कोई फोर्स वाली बात नहीं है। बस मैं यहाँ 100 रुपीज़ की भी नहीं बोलता, आपसे 1 रुपीज़ मैंने पहले भी नहीं बोला कि मैं पेड कोर्स हूँ। और देखिए अभी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपके लिए फ्री वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो फ्री पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई आपके लिए पेमेंट नहीं करना। बस आपके विवेक के ऊपर ही आपको लगता है, रियली अंदर से लगता है कि हमने जो मैथ्स पढ़ा वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, तभी आप करिए, वरना मत करिए। मैं नहीं चाहता आप कोई भी 1 या 2 रुपये भी डोनेट करें और बाद में आपको गिल्टी फील हो कि नहीं हमने गलत पेमेंट कर दिया। तो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। बाकी देखिए मुझे भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। देखिए जब यहाँ पे सेटअप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो मेरे लिए पढ़ाने में कुछ सुविधाजनक रहेगा और आपके लिए यहाँ पे वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छे से मिल पाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा वर्ग 3 का सिलेबस कंप्लीट होता है। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम मिलते हैं अगले किसी कोर्स में। जो MP पुलिस का यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो MP पुलिस के कोर्स में हम मिलेंगे, वहाँ पर मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा। यदि आप संविदा शिक्षक वर्ग 3 का ये एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी विषय को अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए एक विषय से कुछ नहीं होने वाला, आप सभी विषय को अच्छे से पढ़ेंगे और सभी विषय में मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ और प्रे करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।